हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन का एक और कॉन्सेप्ट जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये आपके सिलेबस में भी है और इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो हम डिटेल में समझेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी की मीनिंग समझेंगे, इसके बाद से कलेक्टिव सिक्योरिटी का नेचर समझेंगे, फीचर्स समझेंगे एंड देन क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी कितना इफेक्टिव रहा है। और हम दो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लीग ऑफ नेशन एंड यूनाइटेड नेशन। ओके, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ कलेक्टिव सिक्योरिटी। भाई, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी होती है या एक सिस्टम है या मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू इंटरनेशनल सिस्टम में हम पीस और स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं और प्रमोट किया जाता है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो अभी आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एक तरीके की मैकेनिज़्म है, स्कीम है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल सिस्टम में शांति बनाए रखना चाहते हैं ताकि कोई, अब शांति का क्या मतलब है? शांति का इंटरनेशनल सिस्टम में मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वॉर। जो वॉर है, जो युद्ध है, उसको अवॉइड किया जा सके, कोई वॉर ना हो, तभी तो इंटरनेशनल पीस या शांति बनी रहेगी, है ना। और तो इसे एक तरीके से कहा जाता है डिवाइस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर इंटरनेशनल सिस्टम पे कोई क्राइसिस आ जाती है, मतलब वॉर की संभावना हो जाती है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ये क्या है? ये क्राइसिस है ना, इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा है और ये अगेंस्ट है इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी के। तो ऐसी स्थिति में क्या हमें कलेक्टिव सिक्योरिटी एक डिवाइस हो सकती है, एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके थ्रू हम पीस को अचीव कर सकते हैं और वॉर को अवॉइड कर सकते हैं। बेसिक आइडिया जो होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, सबसे कोर थीम होता है कि अगर किसी एक स्टेट के खिलाफ युद्ध होता है, वॉर किया जाता है, तो वो ये माना जाएगा कि सभी स्टेट के खिलाफ हुआ है। राइट, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब यही है कि सब इकट्ठे आ गए हैं। और एक एक लाइन इसमें यूज़ कर की जाती है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सिंपल सा जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है वो होता है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। इसका मतलब ये है कि किसी, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का मैं एग्जांपल यहाँ पर लूँ अगर, तो मान लीजिए 193 मेंबर्स हैं। अगर एक के खिलाफ फॉर एग्जांपल इंडिया के में अगर अटैक होता है, तो वो ये माना जाएगा कि ये पूरा 193 जो कंट्रीज़ हैं इनके खिलाफ वॉर हुआ है। तो ये इकट्ठे आ जाएंगी और आपस में अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो मिलिट्री फोर्स है, उसको इकट्ठा करेंगी, पूल करेंगी और इकट्ठे आकर जो भी कंट्री ने वॉर किया होगा इंडिया में, उसके खिलाफ एक्शन लेंगी। गॉट इट। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी एक स्टेट पे अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि वो सभी स्टेट के खिलाफ हुआ है और इस तरीके से कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करती है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो स्टेट हैं, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्स करती हैं। गेटिंग इट। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी टिपिकली क्या हो गई आपकी? एक स्ट्रैटेजी हो गई, एक डिवाइस हो गई क्राइसिस मैनेजमेंट की। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब हम पीस को रिस्टोर करना चाहते हैं, हम वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं। और जनरली कलेक्टिव सिक्योरिटी अचीव किया जाता है थ्रू द क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं किस किस लिए काम करते हैं? कि सभी स्टेट को इकट्ठे लाएं, एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और जो सिक्योरिटी इशू एंड कन्फ्लिक्ट का इशू है उसको रिजॉल्व किया जाए। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन, ये काम करता है सारे स्टेट को इकट्ठे लाने के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल के रूप में आप दोगे यूनाइटेड नेशंस एंड लीग ऑफ नेशन। कुछ स्कॉलर्स की हम यहाँ पर डेफिनेशंस लेते हैं ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी की जो मीनिंग है उसको आप बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर पाओ। बेसिक आइडिया तो हमने समझ लिया कि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, एक मेथड है, एक स्टडी है, एक स्ट्रैटेजी है, एक डिवाइस है क्राइसिस मैनेजमेंट की। तो मॉर्गेनथाउ कहते हैं कि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज़ द वॉच वर्ड ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। वही कि अगर एक स्टेट के खिलाफ युद्ध होता है तो ये माना जाएगा कि वो सारे स्टेट के खिलाफ युद्ध है।
नेक्स्ट स्कॉलर है पॉमर एंड पार्किंस, वो कहते हैं कि जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ना, इट क्लियरली इम्प्लाइज द कलेक्टिव मेजर्स फॉर डीलिंग द थ्रेट टू द पीस। अगर इंटरनेशनल पीस को कोई थ्रेट है, कोई खतरा है, तो कलेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे ताकि हम इस खतरे से डील कर सकें, इस खतरे को एड्रेस कर सकें और इंटरनेशनल सिस्टम में पीस बनी रहे। नेक्स्ट एक और स्कॉलर हैं जॉर्ज सोजनबर्ग, इनके अकॉर्डिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी एक मशीनरी है जिसके थ्रू जॉइंट एक्शंस लिए जाते हैं in order to prevent or counter any attack against the established international order। तो इंटरनेशनल ऑर्डर जो पीस एंड सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिश्ड है, अगर उसके खिलाफ कोई अटैक होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एक जॉइंट एक्शन होता है। ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी। एक और स्कॉलर की हम डेफिनेशन लेते हैं F.H. हर्टमैन की। वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं एज अ म्यूचुअल इंश्योरेंस प्लान अगेंस्ट द एग्रेशन एनीवेयर एवरीवेयर। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है? एक तरीके से म्यूचुअल इंश्योरेंस है। जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ टर्म इंश्योरेंस कराते हैं, कि अगर मान लीजिए हमें हमारी हेल्थ पे कोई इश्यूज़ आ गए तो हमारे पास इंश्योरेंस है, हम उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल पीस का ये म्यूचुअल इंश्योरेंस है कि अगर इंटरनेशनल पीस में कोई इश्यूज़ आते हैं तो एक हेल्प सिस्टम बना हुआ है। गेटिंग इट? तो ये कुछ स्कॉलर्स की अगर डेफिनेशन आप अपने आंसर में मेंशन कर दोगे तो आपके आंसर की जो वैल्यू एडिशन है ना, वो इनहेंस हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एंड दिस इज़ द रीज़न आई हैव प्रोवाइडेड दीज डेफिनेशंस। तो आपको, मुझे लगता है, मीनिंग वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ से। ओके, अब नेचर की समझने की बात करते हैं यहाँ पर। अगर सो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी? सो बेसिकली देयर आर टू एलिमेंट्स, the important elements are the two, right? पहला है सिक्योरिटी इज़ द चीफ गोल, मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गोल है, वो क्या है? सिक्योरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल। सो इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी बनी रहे। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? इंटरनेशनल पीस को अटेन करना है, पीस को स्टैब्लिश्ड रखना है। तो पहला है सिक्योरिटी इज़ द मेजर कंसर्न। ओके, इसके बाद से नेक्स्ट है जो कलेक्टिव है, वो रेफर करता है एक मेथड को, राइट? ये कैसा मेथड है? वही कि अगर एक नेशन के खिलाफ युद्ध होता है तो वो ये माना जाएगा कि वो सभी नेशन के खिलाफ युद्ध है। ओके, सो इस तरीके से कलेक्टिव सिक्योरिटी एक मेथड है टू डिफेंड द सिक्योरिटी एंड द पीस एट इंटरनेशनल लेवल। ओके, सो मेजर प्रिंसिपल आप ये लिख ही देना कि मेजर प्रिंसिपल क्या है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। मतलब वन फॉर ऑल की मतलब सभी एक, इसका मेन मतलब यही है कि ऑल नेशंस इकट्ठे खड़े हैं एक दूसरे की सुरक्षा के लिए। तो इन्होंने एक मैकेनिज्म, एक सेटअप बना लिया है, एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, राइट? कि अगर किसी एक नेशन के खिलाफ वॉर होता है तो वो माना जाएगा कि सभी नेशन के खिलाफ है, और इस कंडीशन में जो दूसरे नेशंस हैं वो कलेक्टिवली एक्शंस लेंगे, अपने रिसोर्सेज को पूल करेंगे, मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, और इस तरीके से वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। मेन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर डिवाइस ऑफ पावर मैनेजमेंट है। हमने देख लिया कि कैसे मतलब पावर मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब देखो, जब पावर डिसबैलेंस होगी, कोई नेशन ए ने बी पर अटैक किया तो क्या होगा? बी पर अटैक हुआ तो सारे जो दूसरे नेशंस हैं वो बी के फेवर में आ जाएंगे और ए को टारगेट कर लेंगे, और इस तरीके से पावर मैनेजमेंट किया जाएगा। दूसरा है एक्सेप्ट यूनिवर्सलिटी ऑफ एग्रेशन, मतलब एग्रेशन जो वॉर है ना, ये इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, राइट? इसकी प्रेजेंस रहेगी। हमें ऐसी मैकेनिज्म्स डेवलप करनी होंगी ताकि हम इस सिचुएशन से एड्रेस कर सकें, इस सिचुएशन को डील कर सकें। सो किसी के भी खिलाफ वॉर हो सकता है ना, ये तो आपको पता ही है। ऑल नेशंस आर कमिटेड टू पूल देयर पावर ऑफ एंडिंग एग्रेशन। सो जो एग्रेशन हुआ है, जो वॉर हुआ है, उससे एड्रेस करने के लिए सारे नेशंस ने क्या करना है? अपने रिसोर्सेज, अपनी पावर को इकट्ठे करना है, पूल करना है।
मतलब कलेक्टिवली यूज़ करना है कि भाई हाँ हम मिलिट्री कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, हम वेपन्स दे रहे हैं, हम अपने शिप देंगे, इस तरीके से। ग्लोबल प्रीपोंडरेंस ऑफ पावर, ये कोशिश करते हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे सभी कंट्रीज़ हैं वो प्रिपेयर रहें बेसिकली अपनी पावर को यूज़ करने के लिए। एडमिट्स द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स यही है कलेक्टिव सिक्योरिटी का कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करते हैं। इसका देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी का अपोजिट है बैलेंस ऑफ पावर, और बैलेंस ऑफ पावर में कंसीडर किया जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं। जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो अनार्की का सिस्टम है, कोई ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन नहीं है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस, जैसे कि लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं जहाँ पर सारे नेशंस को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक सिस्टम है डिटरेंट अगेंस्ट द वॉर। देखो सबको पता है कि अगर हमने बी के खिलाफ वॉर किया, ए को पता है कि अगर हमने बी के खिलाफ वॉर किया तो सारे आके हम पे अटैक कर देंगे, क्योंकि वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन है। एक नेशन के खिलाफ युद्ध को ऐसा माना जाएगा कि वो सारे नेशन के खिलाफ युद्ध है, तो सारे नेशन अपनी पावर को पोल करेंगे और मेरे खिलाफ एक्शंस लेंगे। तो एक डिटरेंस क्रिएट होता है ताकि ए कोई ऐसा एक्शन ले ही ना, क्योंकि उसे डर रहेगा, उसे टेरर रहेगा, भय रहेगा कि भाई अगर मैं बी पे अटैक करूँगा तो सारे नेशन आके मेरे खिलाफ अटैक कर देंगे। तो इस तरीके इसे कहते हैं डिटरेंट। तो एक भय की स्थिति रहेगी जिसकी वजह से ए बी पर अटैक नहीं करेगा, और इस तरीके से हम सक्सेसफुली इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रख लेंगे। नेक्स्ट है कि एग्रेशन या वॉर इज़ द एनिमी नॉट द स्टेट विच कमिटेड। मेन टारगेट ये किसी पर्टिकुलर स्टेट को नहीं बनाते हैं, मेन दुश्मन इनका, मेन एनिमी इनका क्या है, वॉर है, कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, क्योंकि पूरा एक होल सिस्टम है ना। तो मेन ये टारगेट करते हैं कि वॉर नहीं होने देना है एनी हाउ। अब एक थोड़ा सा दो टर्म आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे जब आप ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कंसेप्ट पढ़ोगे। एक है कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक है कलेक्टिव डिफेंस। दोनों में बेसिक डिफरेंस मैं आपको समझा दूं। देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये डिवाइस मैनेजमेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट की डिवाइस है, लेकिन ये मेंटेन करती है पीस विद इन द सिस्टम, जबकि कलेक्टिव डिफेंस का मतलब है बिटवीन द सिस्टम इन पीस मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं अगर नहीं समझ आया तो। देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी विद इन सिस्टम, इसका मतलब है जैसे मान लीजिए लीग ऑफ नेशन या यूनाइटेड नेशंस, यहाँ पर क्या है, ऑल नेशंस आर द मेंबर, राइट, ऑल नेशंस आर द मेंबर्स। तो जब यूनाइटेड नेशंस पे सारे कंट्रीज मेंबर हैं तो एक सिंगल सिस्टम बना ना, और इस सिस्टम के अंदर अगर कोई मतलब कंट्री ए ने बी पर अटैक किया तो सारे कंट्रीज ए पर अटैक करेंगे। सो ये क्या है, विद इन द सिस्टम होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव डिफेंस बिटवीन सिस्टम्स होता है, मतलब बिटवीन अलायंसेस होता है। फॉर एग्जांपल नाटो एक अलायंस है जो यूएसए लेड है, वार्सा पैक्ट जो यूएसएसआर लेड हुआ करता था। नाटो अभी भी एग्जिस्ट करता है, वार्सा पैक्ट अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये दो अलग अलग अलायंसेस थे, अलग अलग ग्रुप थे, और इनके ये अपने देश या अपने जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ थी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। जो वार्सा पैक्ट के मेंबर्स हैं तो ये जो ग्रुप है ये अपने मेंबर कंट्रीज़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। तो ये हो गया बिटवीन सिस्टम। कलेक्टिव डिफेंस मतलब इसमें मान लीजिए जितने मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे की डिफेंस के लिए कमिटेड हैं। वार्सा पैक्ट में जितने मेंबर्स थे वो आपस में एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए कमिटेड हैं। तो ये बिटवीन द सिस्टम होता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब एक ही सिस्टम है, यहाँ पे एक ही ग्रुप है, वो आपस में एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये वर्ड आपको पढ़ने में मिलेगा तो मैंने सोचा इसे एक्सप्लेन कर दूं आपको। लीग ऑफ नेशन एंड यूनाइटेड नेशन कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम करते हैं। लीग ऑफ नेशन एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था 1920 पे।
दो अब यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट करता है। तो यूनाइटेड नेशन चार्टर जो साइन हुआ था 1945 में, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी को अपना वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव बनाया था। तो यूनाइटेड नेशन का जो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है वो चैप्टर 7 में, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है 1945 का, उसमें बात करता है। इसका नाम था, टाइटल दिया गया था एक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थ्रेट टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट ऑफ द एग्रेशन। सो टोटल 13 आर्टिकल्स हैं फ्रॉम आर्टिकल 39 टू 51 जो बात करते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी का, जिसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना है थ्रू द यूनाइटेड नेशन। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, पावर दी जाती है कि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी से रिलेटेड जो एक्शंस हैं उनको इनिशिएट करे। ओके, कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे कि कोरियन क्राइसिस हुआ था 1950 में। इसमें इस क्राइसिस को मैनेजमेंट के लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई किया गया था प्रैक्टिकली। इसी तरीके से स्विस क्राइसिस हुई थी 1956 में। इसमें तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वैल्यू एडिशंस के लिए, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। क्रिटिसिज्म देखते हैं। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्जिस्ट करता है, यूनाइटेड नेशन एग्जिस्ट करता है, बट स्टिल आप अभी देखो रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया और रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है। हमारा जो यूनाइटेड नेशन है वो बैठकर बस देख रहा है, हमारी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो कोई एक्शन नहीं ले रही है। ओके, तो इस तरीके की सिचुएशंस आप देख रहे हो, तो आप कैसे कहोगे कि हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी का मैकेनिज्म तो स्टैब्लिश कर लिया, हमने यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी बना लिया है, बट स्टिल वॉर हो रहा है। और फिर अभी अगर हमने वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन है, तो क्यों नहीं आ रहे हैं सारे इस यूक्रेन को बचाने के लिए? अगर रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है तो सारे कंट्रीज़ को आना चाहिए था इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यूक्रेन को हेल्प करने, बचाने, बट नहीं आया कोई, इवन अमेरिका भी नहीं आया। तो इट इज़ आइडियलिस्टिक इन नेचर एंड स्कोप। प्रैक्टिकली सारे कंट्रीज़ क्या कर जाते हैं, इससे बाहर हो जाते हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, सारे कंट्रीज़ ये जो रूल्स आउट न्यूट्रलिटी का काम करते हैं ड्यूरिंग द वॉर। मतलब जो नेशंस हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रिफर टू रिमेन अवे फ्रॉम द वॉर। मतलब जैसे रसिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के तहत आना चाहिए था सबको यूक्रेन को बचाने, लेकिन प्रिफर किया कंट्रीज़ ने इससे दूर रहने के लिए। और या तो डिपेंडेंस हो जाती है पावरफुल स्टेट कि अमेरिका क्या डिसीजन ले रहा है, बाकी सारे कंट्रीज़ में भी उस पर डिपेंडेंट हो। ओके, तो ये आप रसिया यूक्रेन क्राइसिस आप करके इसका एग्जाम्पल दे के आप कलेक्टिव सिक्योरिटी का क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकते हो। कंक्लूड करें डिस्कशन को, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी बहुत सारे चैलेंज फेस करता है। कई बार लैक ऑफ पॉलिटिकल विल होती है अमंग द स्टेट टू एक्ट कलेक्टिवली, जैसे अभी रसिया यूक्रेन क्राइसिस के मैटर पे आप कह सकते हो कि जो कंट्रीज़ हैं वो विलिंग ही नहीं है कि कलेक्टिवली वो एक्ट करें। इसी तरीके से कई बार डिसएग्रीमेंट भी होता है अपनी जैसे मिलिट्री फोर्स को भेजने के लिए। जैसे यूक्रेन मांग रहा है कि हमें वेपन्स दिए जाएं, हमें फाइटर जेट दिए जाएं, अमेरिका से भी मांगा, जर्मनी से भी मांगा, फ्रांस से भी मांगा, किसी ने नहीं दिए जो भी फाइटर जेट हैं। तो ये चीज़ रहती है, डिफ़िकल्टी होती है कोऑर्डिनेटिंग द एक्शंस। ओके, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, बट कलेक्टिव सिक्योरिटी अभी भी इंटरनेशनल रिलेशन का एक की कॉन्सेप्ट है। एज फॉर एज द पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करना इंटरनेशनल सिस्टम में अभी भी एक की कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इतना मैटर मोर देन इनफ है जो आप आंसर लिख सकते हो इस पर, क्योंकि हमने सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं। मीनिंग कवर किया है हमने, स्कॉलर्स की डेफिनेशंस भी ली है हमने, फीचर्स भी देख लिए हमने, नेचर भी देख लिया हमने, क्रिटिसिज्म भी देख लिया हमने, कंक्लूजन भी देख लिया हमने, कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हमने, यूनाइटेड नेशन एंड लीग ऑफ नेशन को भी डिस्कस कर लिया। तो इतना आंसर मोर देन इनफ है। करेंट एग्जांपल्स ज़रूर देना, कुछ स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड कर सकते हो, जैसे सी राजा मोहन के
आप कुछ विचार ऐड कर सकते हो एडिटोरियल्स में जो मिलते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। सो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड या बाय बाय, टेक केयर।